नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो इस साल 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, आप तो ये जानते ही है कि अभी इस साल में जो पहला सेमेस्टर आप लोगों का होने वाला है, यानी आईसीएसई बोर्ड या स्टेट, उनमें यह बात का निर्णय हुआ है कि उनका जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है वह एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है और वह बोर्ड के मार्फत होने वाला है। और इसके लिए आप लोगों को जिस तरह से तैयारी करनी है, बस आपके लिए कुछ कविताएं और कुछ कहानियाँ दी गई हैं, जिसके लिए एमसीक्यू पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके नीचे आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपका उत्तर जो है, पर्याय है, आपको चुनना है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जनरली जब हम किसी बात की पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हमने रीडिंग और राइटिंग साइमल्टेनियसली उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के दौर में तो जहाँ पर हम अगर बात करेंगे 10वीं कक्षा की, यहाँ पर अभी जो परीक्षा होने वाली है वो एमसीक्यू पैटर्न में है। तो बहुत से बच्चों की लिखने की जो प्रैक्टिस है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़कर उसे लिखने की जो प्रैक्टिस है वह कहीं थम सी गई है, क्योंकि वे ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि एमसीक्यू है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वह खास कर तो वह अपने पढ़ाई यानी पढ़ने पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, ना कि लिखने पर मेरा ये आपको सजेशन है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा रीड करके, राइटिंग करके उसे खुद चेक करने की प्रैक्टिस करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा पढ़ाई का तरीका हो सकता है। क्योंकि इससे जब भी हम किसी बात को पढ़ते हैं और जब उसे लिखते हैं तो अपना माइंड, हैंड और आँखों का कोऑर्डिनेशन एक साथ होता है। तो इससे होता ये है कि जब भी आप किसी भूली हुई चीज़ को उस समय पर याद करने की कोशिश की जाती है, जब आपको उसकी ज़रूरत हो, तो इस कोऑर्डिनेशन को ब्रेन में कहीं और संजोया जाता है और जब आप उसे याद करने की कोशिश करते हो तो आपको वो डेफिनेटली कुछ देर के प्रयास के बाद याद आ ही जाता है। तो इसके लिए अगर लिखने की कोशिश करें, जो भी हमने कुछ पढ़ा है, अगर आपने सपोज़ काकी कहानी पढ़ी है और उसे थोड़ी देर के बाद आप उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि पाठ किससे संबंधित है, पाठ के लेखक कौन है, पाठ का जो नायक है वह कितने हैं, कितने पात्र हैं उस कहानी में बताए गए हैं, उसका संदर्भ क्या है, भावार्थ क्या है और उसमें ऐसे कौन से वर्ड है अलग अलग जिनके अर्थ हमें बताए गए हैं, उनको रिकॉल करने की कोशिश यानी याद करके लिख कर देखने की कोशिश करनी है। लिखने के बाद स्वयं उसे खुद ही चेक भी करना है कि मैंने ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। उसमें कुछ मुहावरे दिए होंगे, उनको भी हमने लिख कर देखना है और उसके सेंटेंसेस बना के उसे ट्राई करना है कि मैंने ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। और दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा उसे लिखने की कोशिश करोगे याद करके पॉइंट्स वाइज, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, फिर कहानी आगे किस तरह से बढ़ रही है, शामू का लेखक शामू का दोस्त कौन है, वह कितनी उम्र के हैं, माँ को स्मशान भूमि में उठाने के लिए लोग जब ले जा रहे थे तो शामू ने क्या किया, उपद्रव मचाया। तो इस तरह का उपद्रव मचाना का क्या अर्थ दिया हुआ है। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे कि अन्यमनस्क होना, इस तरह का वाक्य प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ क्या है। इस तरह से हम अगर खुद ही याद करने की कोशिश करें तो हम उस पूरी कहानी को याद कर लेते हैं। और जब हम लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अगर याद नहीं आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो भी जिस नोटबुक में अपना ट्रायल कर रहे हैं उसे शट डाउन करके याद करने की कोशिश करना है। और नहीं याद आता है तो हमारी जो पुस्तक है उसमें जो कहानी दी है उसे हमने फिर से एक बार वो पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें वो लाइंस फिर से याद आए और हम उसे फिर से रिकॉल करके लिख सकें। इस तरह से जो आप रिकॉल कर रहे थे, जिस नोटबुक में आप उसको मेंशन कर रहे थे, उसमें फिर से जो भी आपने रिकॉल किया है उसे अगर पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन अगर आप नोट करते जाएंगे और इस तरह से पूरी कहानी आप नोट करेंगे तो एमसीक्यू का पैटर्न आप इजीली ही स्कोर कर सकते हो। यह हुई कहानी की बात। इसी तरह से कविता भी हमें करनी है कि कविता की शुरुआत में अगर कोई कविता है, वह जन्मभूमि मेरी,
तो इस कविता के कवि कौन हैं, उनका जन्म स्थान और उनका हिंदी साहित्य में किस तरह का योगदान रहा है, उनकी कुछ विशेष नाटक है, कोई अवार्ड अगर उन्हें किसी सम्मान दिया गया है भारत सरकार की ओर से, उनका पुरस्कार उसे मेंशन करना है, उनके नाम याद करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से हम शुरुआत में जब अगर कविता के बारे में पढ़ रहे हैं तो कविता के लेखक के संबंधी पहले कुछ 5 से 6 लाइन्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद में कविता शुरुआत जब करेंगे तो कविता की लाइन टू लाइन यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन में हम खुद ही देखेंगे कि इससे मैं कुछ क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ क्या। और इस तरह का हमने मेंशन करना है कि कवि ने इस कवि में क्या बताने की कोशिश की है। पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे कि संदर्भ या भावार्थ क्या है कविता का, उसके बारे में उसके बाद कवि ने क्या बताने की कोशिश की है और हर एक लाइन में क्या कहा गया है। यह अगर हम रिकॉल करके अपने आप से जो भी हमने पढ़ा है कविता उसे रिकॉल करके अगर लिखने की कोशिश करें, सीक्वेंस में भी एनीथिंग आगे पीछे सीक्वेंस रहा तो भी चलेगा, पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात मैंने पढ़ी है तो वो मैं उसे ठीक से याद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम इन सारी बातों को फिर उनके इस्तेमाल हुए जो शब्दार्थ है उन्हें ठीक से रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं, उसमें जो मेन पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि वह जन्मभूमि मेरी में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में, सीता के बारे में और गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो इन सब का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है, उनकी क्या क्या महत्ता बताई है, इस तरह के जो लाइंस हैं हमने उनको नोट करना चाहिए ताकि हम एमसीक्यू में किसी भी प्रकार से अगर हमें प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो यह एक इजी टेक्निक है लर्निंग का, ना कि आजकल तो बाज़ार में एमसीक्यू के पुस्तक भी आए हैं, पर पुस्तक को भी पढ़ने के लिए अगर आपने जो ओरिजिनल कविता या ओरिजिनल कहानी दी हुई है आपके पाठ्य पुस्तक में उसे अगर ठीक तरह से देखा और वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया और उसके वर्ड टू वर्ड अपने आप में ही आपने लाइंस बनाना शुरू कर दिया कि मैंने क्या पढ़ा है और मुझे इस कहानी से क्या क्या जानकारी मिली है, तो भी आपको एमसीक्यू के आंसर्स देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन में आते हैं कि ग्रामर पोर्शन में अगर तद्भव तत्सम दिए हैं तो आपकी पुस्तक में जितने भी वर्ड्स दिए हैं अगर आप उन्हें डेली 5-5-5 करके या 10-10-10 करके पढ़े, हर एक ग्रामर का पोर्शन जैसे कि विशेषण है, भावार्थ है, विलोम है, हर किसी के आप 5-5 शब्द लेकर उनकी प्रैक्टिस करें कि इसमें क्या बताया है, इसका तद्भव क्या है, इसका विलोम क्या है। और अपने ही एक साइड में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेने के बाद उस पर हाथ रख कर दूसरी ओर में आंसर्स है तो आंसर की ओर हाथ रख कर अगर रिकॉल करने की कोशिश करें कि मैंने इसका अर्थ क्या पढ़ा है और बाद में खुद हाथ हटाकर अगर चेक करें तो हमें पता चलेगा कि हम किस हद तक अपनी पढ़ी हुई बातें याद कर सकते हैं। और बच्चों सही में ये इतना अच्छा और इजी टेक्निक है आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने का और परीक्षा के समय पर रिकॉल करने का यह सबसे आसान तरीका है। जितना भी आप अपना पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हितकारी होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आप एमसीक्यू की पुस्तक बाज़ारों से जो खरीदे हैं अगर आप उन्हीं के भरोसे बैठ गए तो कन्फ्यूजन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी जो पाठ्यक्रम की पुस्तक दी हुई है आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें, उनकी कविताएं अच्छी तरह से लाइन टू लाइन पढ़ें और उनके लेखक के बारे में दी हुई जानकारी से मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन आप अपने ही तरह से निकाल लें कि अगर इस तरह से पूछा जाए तो मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ। पढ़ने का तरीका भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 10th में हैं, अभी पता है कि आप पे बहुत प्रेशर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पर अगर आप हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई दिन या टाइम आप डेली का डिसाइड कर लीजिए कि सपोज़ आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स है तो मुझे हिंदी किस वक्त पढ़ना है। हिंदी पढ़ने के लिए आपको बेकार में ही बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 20 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर दिस स्टडी। तो अगर आप किसी भी तरह का लेसन एक दिन सपोज़ आपने आज डिसाइड किया कि मुझे आज हिंदी पढ़ना है तो सबसे पहले ये करेंगे कि कोई कहानी या कविता डिसाइड कर लेंगे कि मुझे आज ये करना है
और पहले उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। दोस्तों 10 मिनट से तो ज़्यादा यहाँ लगने वाले हैं नहीं। जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जो भी मेन पॉइंट्स आपको दिखेंगे, आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जो वर्ड्स दिए हैं वहाँ पे, जिसके मीनिंग नीचे भी दिए हैं, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। मुहावरे जो दिए हैं उन्हें अंडरलाइन करना है और उन्हें पॉइंट वाइज एक रफ नोटबुक मेंटेन करना है। उसमें पॉइंट वाइज मेंशन करना है कि कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, काकी पढ़ रहा हूँ, तो काकी कहानी के लेखक क्या हैं, उनका जन्म स्थान, उनका हिंदी साहित्य में हुआ योगदान, उनकी कहानी, नाटक और विशेष कोई पुरस्कार होंगे तो उनको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपके 6 to 10 क्वेश्चन आपके लेखक के जानकारी के बारे में हो जाएंगे प्रिपेयर। फिर जब लेसन की या कहानी की बात आती है तो आपको रिकॉल करना है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें मेन पात्र कितने हैं, कौन कौन है, उनके नाम आपको लिख देने हैं। फिर मेन जो कहानी है किस पे फोकस करती है उसके नाम मेंशन करने हैं, उसका नाम मेंशन करना है या उसके नाम मेंशन करने, जितने भी पात्र हैं उनमें। फिर भावार्थ क्या है कि कवि इस कहानी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, या लेखक माफ़ कीजिएगा, कवि इस कविता के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, या लेखक इस कहानी के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इसको मेंशन करना है। और इस तरह से लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश करनी है और मेंशन करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ बातें मैं भूल सी जा रही हूँ या भूल सा जा रहा हूँ, तो फिर से आपको आपका पाठ्य पुस्तक खोलकर एक बार उस कहानी को फिर से पढ़ना है और ये याद करने की कोशिश करनी है, ये चेक करना है कि आप कौन सी बात भूले थे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो इस साल की परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और इससे आपके परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने में सहायता होगी। मेरा आप सबको यही सुझाव है कि अभी तो MCQ है, पर नेक्स्ट जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, वह राइटिंग में होगा। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस अभी लिखने की करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों लिखने की जो प्रैक्टिस है वह कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लिखना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम में अपने माइंड को रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और वह लिख कर बताने की कोशिश करते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा में जाने से पहले हमें उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए उस पाठ्यक्रम का वाचन होना, फिर लिख कर देखने की प्रैक्टिस होना, उसमें भी शुद्ध लेखन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा ज़ोर से आप लेसन को रीड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा आप उसका शुद्ध लेखन करने की प्रैक्टिस करोगे वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास शुद्ध लेखन लिखने के लिए अभी टाइम नहीं है तो आप यह प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि उस लेसन के या कविता के मेन पॉइंट्स जो है हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए कि यह लेसन किस मेन पॉइंट्स पर फोकस करता है, इसमें कौन से मेन शब्द दिए हैं, अर्थ दिए हैं, मुहावरे दिए हैं और जिन पे MCQ में पूछा जा सकता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सोचोगे तो सोचना है कि अगर इस तरह से 1 to 2 लाइन्स में अगर आंसर्स पूछे जाएंगे तो मैंने किस तरह से लिखना चाहिए और उसको लिख कर देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और चेक भी सही समय पे करना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह से आपने अपना पढ़ाई का तरीका रखा तो देखिए इस साल की हिंदी की बोर्ड की एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और इससे आपका परसेंटेज स्कोर भी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ सकता है। बस ज़रूरत है कि इस तरह से पढ़ाई करने की। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। जितना भी करोगे बहुत अच्छा करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सिंसियरली अगर आप हर एक दिन हिंदी सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट का भी डिवोटेशन करते हो तो आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो डर है वह रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे गुणों से आप इस साल में बहुत ही अच्छा गुणों से पास हो जाएंगे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।